तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैप्पीली डेमन सेट एक दाव कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे सेट हैप्पीली डेमन सेट पे आया था। उन सभी सेट में से 3 सबसे ज्यादा पावरफुल सेट के जीनियस भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। पहला पावरफुल सेट था हेवन सॉर्डिंग सेट के सेट मास्टर लिंगा और दूसरे पे था शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसी और तीसरा जीनियस एक लड़की थी सेंट ऑफ योची। फिर कंपटीशन शुरू होने के बाद शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसी स्टेज पे चढ़ जाता है और हैप्पीली डेमन सेट को बदनाम करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन रहता है कि दाव क्या है, पर उसके क्वेश्चन को कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। पर अचानक से निंगत्यांग कहता है इस तरह के क्वेश्चन को क्या दाव कॉन्फ्रेंस में पूछने का कोई जरूरत है। तो यही पे पिछला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। हमें शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसे को दिखाता है। वो निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा शांत है, क्या सच में उसके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबे समय से प्रिपेयर कर रहा था और सबसे बड़ी बात एक स्टूपिड पेट्रियाज जिसका कल्टीवेशन स्पिरिचुअल रिलम पे वो मेरे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता है। तभी सेंस शिफ्ट होता है। मैं दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है और उसी के साइड पे हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो निंगत्यांग की ये सब बातों को सुनने के बाद वो सभी एक साथ कह रहा होता है पेट्रियाज क्या आपको सच में इस क्वेश्चन का आंसर पता है? तभी अचानक से हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो स्टेज पे जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है कि दाव क्या है, मैं सच में नहीं जानता, ये सिंपल क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ही वो यान सेंसेई के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है अब मुझे ध्यान से देखो और भाई दूसरी तरफ में सभी ऑडियंस को दिखाता है। निंगत्यांग की यह हरकत को देखने के बाद वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है अरे फाइनली पेट्रियाज स्टेज पे आ गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियाज हम सभी को बहुत ही बार शॉक किया है, इस बार भी शायद शॉक कर देगा। वहीं पे मैं एक लड़की को देखते हैं जो निंगत्यांग की दीवानी रहती है और वो निंगत्यांग को चेयर अप करते हुए कह रही होती है मैं पेट्रियाज के परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी सेंस शिफ्ट होता है। हमें स्टेज पे यान सेंसेई को दिखाता है जो निंगत्यांग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है अच्छा मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हारी कल्टिवेशन भी बहुत ज्यादा लो है और वैसे क्या हैप्पीली डेमन सेट इतना ज्यादा लापरवाही है कि मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तुम्हें भेजा है। यान सेंसेई की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है कुछ समय एज मैटर नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पर आए हेवन सॉर्डिंग सेट के यंग मास्टर लिंगाओ और सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो सामने गए नजरा को देख रही होती है। तभी लिंगाओ कह रहा होता है इस क्वेश्चन को सिंपल कहना मतलब खुद को मूर्ख का परिचय देना और मुझे तो लग रहा है कि पेट्रियाज अभी जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ बकवास है। और भाई लिंगाओ के साइड पे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं कह रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पर निंगत्यांग को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो सेंसेई को कह रहा होता है बहन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दाव क्या है। दाव फॉर्मलेस, साउंडलेस, सेंटलेस, इसका कोई आकार नहीं है, ना ही साउंड है और ना ही कोई सेंट है। ये दाव बिना किसी सीमा के विशाल है और बिना किसी जगह के छोटा है और यही दाव हेवन और अर्थ को क्रिएट करता है। ये संपूर्ण ऊर्जा है जो दुनिया में हर चीजों पर हावी है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पर हैप्पीली डेमन सेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि पेट्रियाज से जैसे उम्मीद थी उसको दाव को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा डीप है और अनफिटेबल है। वहीं पे मैं एक दूसरे बंदे को दिखाता है जो शौक होते हुए कह रहा होता है मैं पेट्रियाज के शब्द को समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और भाई साइड पर हमें एक लड़की को दिखाती है जो एक अजीब सा हरकत करते कह रही होती है कि वाओ पेट्रियाज कितना ज्यादा कूल है। और वही दूसरी तरफ ऑडियंस पर हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो वो भी निंगत्यांग की ये सब बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है सच में वो लेजेंडरी पेट्रियाज की टाइटल के ओढ़ती है। वो अपने 2 शब्द के मदद से सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया। तभी सेंस शिफ्ट होता है। स्टेज पे रहे यान सेंसेई को दिखाता है जो निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कुछ इस तरह के शब्द बोल के तुम बच सकते हो जिन्हें कोई नहीं समझता। सेंसेई की बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है कुछ ज्यादा ही अनएजुकेटेड होना ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो सेंसेई को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ मेरे बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारे लिए ये लेसन दोबारा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो दाव के बारे में फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इस पूरी दुनिया में 3000 पाथ हैं और हर एक पाथ का खुद का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्वॉर्ड दाव को ले लो। इस पाथ पे स्वॉर्ड इंटेंट को यूज किया जाता है और ये एक स्वॉर्डमैनशिप है जहां पे अपने स्वॉर्ड को पूरी तरीके से समझा जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक इंसान स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस कर रहा है और वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को समझ जाता है तो तुम उसे कह सकते हो कि वो अपने स्वॉर्ड दाव को समझ लिया है। और अब दाव क्या है वो मुझे एक एक करके समझाने का जरूरत नहीं है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है। मैं ऑडियंस पर है हैप्पीली डेमन सेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है जो निंगत्यांग की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है तो पेट्रियाज कहना चाहता है कि ये सभी पाथ में 3000 दाव हैं। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है उनमें से हर एक अपने अपने में यूनिक है। हमें स्टेज पे रहे निंगत्यांग को दिखाता है जो सभी को कह रहा होता है दाव सिंपली वो है जिसे तुम जिस पाथ पे चूज करोगे। ये पूरे 3000 पाथ में से अगर तुम एक पाथ में कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो दाव ऑलरेडी तुम्हारे दिल में है और अगर ये नहीं होता तो तुम कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल कैसे हो पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पे रहे हैप्पीली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को दिखाता है। निंगत्यांग की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। भाई एक बंदा कहता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियाज का शब्द मुझे बहुत ज्यादा
एक्साइटेड कर दिया है, मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैं तो अब ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑडियंस पर है यान सेंसे को दिखा आता है। वो निंगटंग की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते करता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। दाव को लेके कल्टीवेट करना है, दाव को समझना है और दाव मेरे दिल में ही है। अगर ये इतना ही ज्यादा सिंपल है तो मैं, पर अचानक से दिखा आता है कि यान सेंसे का शरीर ग्लो करने लगता है और वो अचानक से अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहे थे कि क्या मैं अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। और वही उसके सामने रहे में निंगटंग को दिखा आता है, जो यान सेंसे की तरह देखते हुए कह रहा होता है। वो अपने मुंह से हार तो नहीं मानना चाहता, पर उसका बॉडी बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। तभी हम निंगटंग को देखते हैं जो मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था मेरा ये कैजुअल बात सभी टैलेंटेड लोगों को शॉक कर देगा। देख के ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को बुद्धू बनाना बहुत ज्यादा आसान है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगटंग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट है उस सभी को आपने शॉक किया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे बोनस स्किल कार्ड ग्रेट एम्परर स्ट्राइक मिलता है। फिर उसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जो स्किल के बारे में डिटेल्स में बताने लगता है। आप इस ग्रेट एम्परर स्ट्राइक कार्ड को यूज करके एक पीक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर को एक ही बार में मार सकते हैं और इस कार्ड को एक बार यूज करने के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। इसे आप एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और सिस्टम के ये रिवॉर्ड को देखने के बाद हमें निंगटंग को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाओ, एक पीक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर को मार सकते हैं, वो भी एक ही स्ट्राइक पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फ्यूचर में मेरे से कई गुना पावरफुल कल्टीवेटर को एनकाउंटर करता हूं तो ये स्किल मेरे लिए लाइफ सेविंग ट्रिक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाता है कि स्टेज के सामने रहे जज के चेयर पे एम्प्रेस लो बैठी रहती है और उसी के साइड पे जो एल्डर रहता है वो निंगटंग के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फिर वो कह रहा होता है कुछ ही दिनों पहले उसको कुछ बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया और आज वो फिर से सभी के संदेहों को दूर कर दिया। सच में हमारे पास इस तरह के पेट्रियार्च है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ऑडियंस पर रहे यान सेंसे को दिखा आता है जो निंगटंग के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है आज मैं मेरे हार को मानता हूँ। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगता है, पर अचानक से वो एक जगह पे रुक जाता है। फिर वो अपनी धीमी शब्द में खुद ही खुद से कह रहा होता है ये प्लान फेल हो गया, अब सिग लीडर अपना मूव शुरू करने वाला है। फिर उसके बाद ही वो गुस्से नजरों से एक बार निंगटंग की तरफ देखता है। फिर वो धीमी शब्द में खुद ही खुद से कह रहा होता है तुमने आंसर दे दिया तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम सभी का सेट हैवी लॉस करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ऑडियंस पे रहे लिंगा को दिखा आता है जो निंगटंग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं हेवन सॉरी सेट का यंग मास्टर लिंगा हूं। फिर उसके बाद हम लिंगा को देखते हैं जो स्टेज पे उतर आता है। फिर वो निंगटंग को कह रहा होता है मैं चाहता हूं कि पेटे आज मेरे साथ शॉर्ट दाव को लेकर डिस्कस करे। और लिंगा को यहाँ पे देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे बंदे थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि असली शो तो अब शुरू होने वाला है। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है तीनों जीनियस में से लिंगा सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है स्वॉर्डमैनशिप। पर अचानक से स्टेज पे निंगटंग को दिखा आता है जो लिंगा को कह रहा होता है आ जाओ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से मन में कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सिस्टर ने मुझे जो मार्शल आर्ट रिवॉर्ड दिया है उसे टेस्ट करने का ये एकदम सही समय है। वही दूसरी तरफ हमें लिंगा को दिखा आता है जो अपने पास तलवार को निकालते हुए कह रहा होता है मेरे हाथ पे जो स्वॉर्ड है इसका नाम शैडो स्वॉर्ड है और ये एक ट्रेजर ग्रेड वेपन है। और वो जब अपने तलवार को पूरी तरीके से बाहर करता है उसी तलवार के कारण बहुत सारे पावरफुल स्पिरिचुअल वेव क्रिएट होता है और उसी स्पिरिचुअल वेव के कारण आसपास जितना सारा जमीन रहता है वो टूट के बिखर जाता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि हे भगवान, पूरी एंटर हेवेली स्पीड डोमेन के अंदर ये ट्रेजर वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा होता है कि ट्रेजर ग्रेड ये क्या, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। ये बातों को सुनने का तो एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हेवेली स्पीड डोमेन के अंदर वेपन 5 ग्रेड से डिवाइडेड है। एकदम लास्ट पे यानी नंबर 5 पे आता है मैजिक वेपन, नंबर 4 पे आता है स्पिरिचुअल वेपन, नंबर 3 पे आता है ट्रेजर वेपन और नंबर 2 पे आता है इमोर्टल वेपन और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है नंबर 1 पे आता है आर्टिफैक्ट। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मैंने ये भी सुना है कि आर्टिफैक्ट के बीच में भी ग्रेड होता है पर किसी ने भी वो चीज नहीं देखा है। तभी स्टेज पे रहे निंगटंग को दिखा आता है जो ऑडियंस पे रहे वो सही बंदों की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है। पर फिर भी एक वेपन सेकेंडरी होता है क्योंकि एक यूजर जो इस वेपन को यूज कर रहा है वो अगर पावरफुल नहीं होता है तो वेपन पावरफुल होकर कोई फायदा नहीं है। पर अचानक से हमें निंगटंग के सामने लिंगा को दिखाता है जो निंगटंग को कह रहा होता है पेट्रियार्च क्या आप अपने स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालेंगे, अगर नहीं तो हम स्वॉर्ड दाव को लेकर डिस्कस कैसे करेंगे। लिंगा की ये बातों को सुनने के बाद निंगटंग कह रहा होता है मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। और निंगटंग की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर हमें सभी बंदों को दिखाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है पेट्रियार्च मेरे पास एक स्वॉर्ड है, अब मेरे इस स्वॉर्ड को ले सकते। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं पेट्रियार्च मेरे स्वॉर्ड को यूज कीजिए, मेरा स्वॉर्ड स्पिरिचुअल वेपन है। और हमें निंगटंग को दिखाता है जो अपने हाथ पे थंडर समन करने लगता है। फिर वो लिंगा को कह रहा होता है वैसे मेरे पास कोई भी फिजिकल स्वॉर्ड नहीं है पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। हमें दूसरी तरफ लिंगा को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद निंगटंग की ये सब हरकतों को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते करते कि क्या और स्वॉर्ड पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओ माय गॉड आप अपने स्वॉर्डमैनशिप के कंप्लीट परफेक्शन पे पहुंच चुके हैं। और वही दूसरी तरफ हमें निंगटंग को दिखाता है उसके शरीर के आसपास थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है। फिर निंगटंग कह रहा होता है स्वॉर्ड इंटेंट ड्रैगन। फिर उसके बाद वो ड्रैगन आसमान में जाकर रोर करता है। फिर उसके बाद अचानक से वो ड्रैगन पास पे एक माउंटेन रहता है उस माउंटेन को तोड़ के बिखार देता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें लिंगा को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। तभी हमें निंगटंग को दिखाता है जो लिंगा को कह रहा होता है मुझे माफ कर देना मेरा हाथ थोड़ा स्लिप हो गया, वैसे मैं ये स्वॉर्ड इंटेंट को तो समझ लिया हूं पर मुझे इससे मास्टरी
करने के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद में लिंगा को दिखा आता है जो अपने सदमे में आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है पेटीएच का स्वॉर्ड इंटेंट तो मेरे स्वॉर्ड इंटेंट से एकदम अलग ही लेवल पे है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिर को झुकाते हुए धीमे साथ में कह रहा होता है पेटीएच मैं सरेंडर करता हूँ, इस मैच पे मैं हार गया हूँ। और लिंगा की ये बातों को सुनने के बाद में ऑडियंस पे रहे हेविली डेमोंस्ट्रेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि मैं जानती थी पेटीएच जरूर जीतेगा। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि पेटीएच असल में डिमोनिक पाथ के मोस्ट पावरफुल जीनियस को हरा दिया। सच में पेटीएच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक से स्टेज पे रहे निंगत्यांग को दिखाते हैं जो ऑडियंस पे रहे सेंटो बियोची को कह रहा होता है सेंटो बियोची क्या आप नेक्स्ट आने वाली है। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद में सेंटो बियोची को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती कह रही होती है पेटीएच मैं यहाँ पे दाव को लेकर डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूँ, असल में मैं पर अचानक से मैं दिखा आता है उस पूरे अरीना में एक पावरफुल ऑरा से भर जाता है। और ये देने का तो मैं निंगत्यांग को दिखाता है वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं ये बुरा हो रहा है, ये ओरा मुझे सरपास कर रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पर अचानक से मैं दिखाता है कि वो ओरा का पैसा निंगत्यांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा होने लगता है और उसी कारण में निंगत्यांग को दिखाता है जो जमीन पे अंदर जाने लगता है। और ये देने का वो मन में कह रहा था कि डैम इट ये तो इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर का पैसा है और ये तो लूप विकिंग नहीं है, तो वो कौन है जो मेरे ऊपर इतना सारा पैसा दे रहा है। पर तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है और उसी कारण अरीना पे जो ओरा था वो गायब हो जाता है। और सामने का ये नजर को देखने का हमें ऑडियंस पे सही बंदों को दिखाता है जो अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। वही एक बंदा कह रहा था कि ओरा गायब हो गया, वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सच में एम्प्रेस हमेशा की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो सामने देखते हुए किसी को कह रही होती है ओल्ड सेरेडिमन जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चूहे की तरह छुपने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए सेरेडिमन सेट का सेक्ट मास्टर बाहर आता है। फिर वो कह रहा होता है लूप विकिंग हमारे 5 मेजर सेक्ट तुम्हारी इस पोजीशन को लेके बहुत ही लंबे समय से डिससेटिस्फाइड है और अगर तुम तुम्हारे करंट सिचुएशन के बारे में जानती हो तो जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारे इस लीडर के पोजीशन को मुझे हैंड ओवर कर दो। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस पोर्टल से एक एक करके और भी चारों सेट के लीडर बाहर आता है। एक में रहता है पॉइजन वैली लीडर स्नेक विनोम, दूसरे पे रहता है डिमोनिक सोल सेक्ट एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर, तीसरे पे रहता है यूनियन सेक्ट लीडर वू विनिंग और चौथे पे रहता है स्कॉर्पियन गेट लेडी स्कॉर्पियन। और सामने का ये नजर को देखने का तो ऑडियंस पे रहता ही बंदा एक साथ कह रहा था कि क्या 5 स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर एक साथ हेविली डेमन सेट पे आया है। और भाई साइड पे हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो भी इस सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये पांचों ही इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है, इतने सारे पावरफुल लोग हमारे सेट के पार्ट को हासिल करना चाहता है, क्या मेरे वाइफ अकेले में ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। और अचानक से दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। होस्ट को यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि होस्ट अपने वाइफ के पार्ट को अंडरस्टिमेट कर रहा है। सिस्टम होस्ट को रिकमेंड करता है कि आप बैठ के सामने के शो को एंजॉय कीजिए। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो सही है, पर अगर कोई भी बुरा चीज हो जाता है तो मैं मेरे वाइफ को मदद करने के लिए एम्प्रेस ट्रैक स्किल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपने गंभीर आवाज में सेरेडिमन सेट के लीडर को कह रही होती है ओ तो तुम लीडर बनना चाहते हो, क्या तुम सभी इसके काबिल हो। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे में से बंदों को दिखाता है वो सभी शॉक हो गया होता है। वह एक बंदा करता है कि अरे एम्प्रेस तो उस सभी की बातों का अटेंशन ही नहीं दे रही है, क्या ये हो सकता है कि एम्प्रेस का कल्टीवेशन वो पांचों को सरपास कर दिया है। और वही साइड पे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि आज की लड़ाई अपरिहार्य जो है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो की बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि वो मेरे वाइफ है, सच में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एम्प्रेस लो के सामने क्रॉप्सन लेडी को दिखाती है जो एम्प्रेस लो की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा घबराई हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। पर फिर भी वो कह रही होती है लूप विकिंग जब तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो तो हमें अटैक करने के लिए दोस्त मत देना। फिर क्रॉप्सन लेडी अपने साइड पे रहे बुड्ढे को कह रही होती है एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर आप अपने सेट के ट्रेजर को यूज क्यों नहीं करते। और क्रॉप्सन लेडी की बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो अपने सेट के ट्रेजर को बाहर निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है सोल डिस्ट्रॉयर दियाग्राम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस ट्रेजर से बहुत सारे सोल बाहर निकलता है। फिर वो बुड्ढा कह रहा होता है ये मेरे लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है, इस वेपन को मुझे रिफाइन करने के लिए 9999 सोल जरूरत पड़ा है और यहाँ पे जितने सारे सोल है वो सभी हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाएगा, वो सभी कभी भी रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा। ओ हाँ वैसे अभी के लिए मैं सभी सोल को समन नहीं कर सकता पर मैं अभी के लिए सिर्फ 3000 सोल ही समन कर सकता हूँ। और एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का ये सब बातों को सुनने का ऑडियंस पर रहने सभी बंदों को दिखाता है वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वही एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो इमॉर्टल वेपन है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग धारा को दायरे पे करने में और दुश्मन को हराने में सक्षम हो जाता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है ओ हाँ मैंने ये भी सुनी है कोई अगर इमॉर्टल वेपन कोई भी सेट पे आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसे हासिल करने के लिए मौत तक फाइट करता है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उस सेट लीडर ने तो एक पावरफुल वेपन लेकर आ गया है, मुझे तो लग रहा है कि एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुसीबत पे है। और भाई स्टेज पे निंगत्यांग को दिखाता है वो सामने का नजर को देखने का बहुत ही तो शौक में रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है 9999 सोल डिफाइन टेक्निक ये बहुत ज्यादा क्रूएल है। पर तभी समय दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट आप चिंता मत कीजिए आपके सर के अंदर जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है उसके वजह से ये सभी सोल को अब बस में कर सकते हैं और ये 3000 सोल आपके लिए एक अच्छा रिसोर्सेस है। हर एक सोल आपके सोल पीआरएल को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद मैं निंगत्यांग को
दिखाता है जो खुश हो जाता है। फिर वो मन में करते कि बुरा नहीं है सिस्टम, मुझे ये सोल डिस्ट्रक्शन डायग्राम आइटम को चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी इस सामने के नजर को देख रही होती है। फिर वो कहती है कि ओ लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सभी बहुत ही लंबे समय से प्रिपेयर हो रहे हैं। और एम्प्रेस लो की बातों को सुनने का तुम्हें सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है, जो कह रहा था कि जरूर तुम्हें हराने के लिए हम सभी अपने एक इमॉर्टल वेपन तैयार किया है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रेसिस्ट करने वाली हो। पर अचानक हम निंगत्यांग को देखते हैं, जो चिल्ला तो ये एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरे वाइफ डरो मत, ये सभी बुड्ढा बकवास बातें कर रहा है, ये वेपन कैसे यूज करना हो ये सब कुछ वेपन के मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो बुड्ढा सोल डिस्ट्रॉय है ना वो मेरे हाथों पे छोड़ दो। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सोल डिस्ट्रॉय कह रहा होता है, बच्चे अगर लू वेकिंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती है ना, मैं तुम्हें मेरे इंगली की मदद से मार दूंगा। पर अचानक से एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो धीरे धीरे सभी के सामने अपने असली पावर को रिवील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है 1 डिवाइन रिलम 7 स्टार, 4 डिवाइन रिलम 3 स्टार। अब मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम सभी के पास हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। और एम्प्रेस लो के असली पावर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी एल्डर को दिखाता है, जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सिर से पसीना आ रहा होता है। तभी एल्डर सोल डिस्ट्रॉय कह रहा होता है, अरे वो तो इमॉर्टल एम्परर रिलम के एकदम पीक पार है। पर अचानक हम एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को देखते हैं, जो एम्प्रेस लो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। फिर वो कह रहा होता है तो क्या हुआ, अगर हम एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हम सभी के अटैक को रोक सकती है। पर अचानक हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे से सैटरडे डेमन सेट के लीडर को वो एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उस सभी के ऊपर 3000 सोल का यूज करिए। फिर उसके बाद हम एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को देखते हैं, जो अपने पास से इमॉर्टल वेपन को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है 3000 सोल मार दो। फिर हम देखते हैं कि वो पांचों से लीडर एक साथ मिलकर एम्प्रेस लो के ऊपर अटैक करता है, और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी फाइट बैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का सभी 3000 सोल हर जगह पे फैल जाता है। और ये देखने के बाद वहीं पे आसपास जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तभी फास्ट एल्डर कह रहा होता है, हेवेली डेमन सेट के जितने सारे एल्डर है वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे जितने सारे सोल है उस सभी को मार दो। और फिर बाकी सभी एल्डर कह रहे थे कि अच्छा ठीक है फास्ट एल्डर। पर अचानक हमें दिखा आता है कि फास्ट एल्डर के साइड पे रहे निंगत्यांग को, जो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है कि छे ये 3000 सोल फिर से, अगर तुम सभी मेरे से मिलते हो तो अंत पे तुम सभी धूल में मिल जाओगे। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, जो अपने पास से गोल्डन थंडर को सम्मान करने लगता है। और निंगत्यांग की ये हरकत को देखने के साइड पे हम एक एल्डर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो कह रहा होता है यहाँ पे जितने सारे सोल है उस सभी के पावर अर्थ के रिलम के कल्टीवेटर के बराबर है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर शौक होते हुए कह रहा होता है, पर पेट्रियस तो स्पिरिचुअल रिलम पे है, पर वो इतने आसानी के साथ सोल को कैसे डील कर रहा है। हमें दूसरी तरफ दिखा है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सभी एल्डर को शौक किया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे थंडर ट्रिब्यूलेशन रिसाइनमेंट मिलता है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, थंडर ट्रिब्यूलेशन डिस्टेंट फॉर्मेशन, आप 10-fold कॉम्प्रोमेशन के मदद से समझ रहे हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, कॉम्प्रोमेशन कंप्लीट। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि एकदम सही समय पे, उसके बाद ही वो अपने हाथ को जन पे मारता है। फिर वो कह रहा होता है थंडर ट्रिब्यूलेशन डिस्टेंट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के आसपास एक इंस्टेंटली फॉर्मेशन बन गया होता है, और उसी फॉर्मेशन के कारण हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखा आता है। उसका जितना सारा सोल था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ ही साथ जितने सारे गोल्डन थंडर था उसके पूरे शरीर में जकड़ जाता है। वो दर्द के मारे जोर जोर चिल्ला रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है, उसके सामने एक क्रिस्टल जैसा कुछ बन रहा होता है, और उसकी तरफ देखते हुए निंगत्यांग कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम सभी को आजाद कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें सभी लोगों को दिखाता है, जो निंगत्यांग की ये सब हरकत को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तब एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड, वो एक ही सेकंड के अंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या पेट्रियस एक फॉर्मेशन मास्टर है। और वही साइड पर हमें एक लड़की को दिखाती है, जो निंगत्यांग की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, सच में पेट्रियस हर दिन मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। पर हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है, जो अचानक से एल्डर सोल डिस्ट्रॉय के हाथ से वो इमॉर्टल वेपन को छीन लेता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे फाइनली ये मिल गया है। वैसे ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये 3000 सोल देने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखाता है, जो सैटरडे डेमन सेट के लीडर को कह रहा होता है, सैटरडे डेमन ये बच्चा कहां से आ गया, वो असल में इतने आसानी के साथ मेरे डायग्राम इमॉर्टल वेपन को रिफाइन कर लिया, पर कैसे। और एल्डर सोल डिस्ट्रॉय की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हमें यन से लीडर वो यनिंग को दिखाता है, जो कह रहा होता है वो कौन है जो इस पेट्रियस को कचरा कहा था, उसे एक बार ढूंढ के लाओ। तभी सैटरडे डेमन सेट के से लीडर कह रहा होता है वो जरूर कमजोर बनने का प्रिटेंड किया है, वो सभी हमें धोखा दिया है। पर अचानक से उस सभी के सामने हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो उन सभी को अटैक करते हुए कह रही होती है तुम सभी को फाइट बैक करने के लिए पावर नहीं है, पर तुम सभी को चैट करने के लिए इतना ज्यादा टाइम है, चलो अब तुम पांचों मर जाओ। और एम्प्रेस लो के ये अटैक को देने का सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है, जो बाकी सभी लीडर को चिल्लाते हुए कह रहा था कि सावधान में रहो, सभी अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करो। और हमें दिखाया था कि एम्प्रेस लो ने ऑलरेडी हेवनली डेमोनिक प्लान के वजह से उस पांचों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और उसी अटैक के कारण हमें पांचों को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है, सभी के मुंह से खून निकल गया होता है, और वो सभी दूर जाके गिरता है। तभी यूनियन से लीडर कह रहा होता है हम जरूर उस सभी के ट्रैप पे गिर गए हैं, और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर फाइट कर रहा है। हमें सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है, जो कह रहा होता है कि हमें सबसे पहले लू विकिंग को मारने के लिए हमारे जितने सारे इमॉर्टल वेपन है उस सभी को सबसे पहले सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, फिर उसके बाद ही हम बाकी सभी के साथ डील कर सकते हैं। यूनियन से लीडर कह रहा था कि एकदम सही कहा, हमें एक साथ मिलकर काम करने का जरूरत है, नहीं तो आज हमारा यही पे अंत है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो सभी सीट लीडर को जो एक साथ मिलकर अपने अलग अलग इमॉर्टल वेपन के वजह से एक ही समय पे लू विकिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वही तरफ हमें लू विकिंग को दिखाती है वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है।
पर अचानक से हम सैटरडे वन सेट के सेल लीडर को देखते हैं जो पीछे मूर्ति है एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को कह रहा होता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर जल्दी से अपने एक्शन लो। और सैटरडे वन सेट लीडर की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को दिखाता है जो निंगथंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बच्चे तूने मेरे डायग्राम इमोर्टल वेपन को रिफाइन कर लिया है और मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथंग के ऊपर चिंता करते कह रही होती है, निंगथंग संभाल के। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो बाकी चारों सेल लीडर की तरफ देखते हुए अपने कोल आवाज में कह रही होती है, अगर तुम सभी ने उसे टच करने का भी कोशिश किया मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम सभी को हजारों में बांट दूंगी। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपने शरीर से पावरफुल ओरा को रिलीज करने लगती है और ओरा का पावर इतना ज्यादा रहती है बाकी चारों सेल लीडर के मैजिक वेपन लू विकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जो आगे बढ़ रहा था वो सभी मैजिक वेपन टूट के बिखर जाता है। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो एक ही साथ चारों सेल लीडर के ऊपर हेवनली डेमोनिक प्लाम नाम का अटैक कर दिया होता है और वही अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है चारों सेल लीडर को दिखाता है वो सभी वहीं पे घायल हो जाता है, उसे मुंह से खून निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को दिखाता है जो निंगथंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बच्चे आज तू मरने वाला है। और निंगथंग के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथंग तुम चिंता मत करो मैं भी आ रही हूँ। पर तभी हमें दिखाता है कि सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है और वही दूसरी तरफ हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो सामने का नजर को देखने के बाद निंगथंग के ऊपर सॉरी फील कर रहा होता है। तभी फर्स्ट एल्डर कह रहा था कि पेट्रियस संभाल के। वही पे सेकंड एल्डर कह रहा होता है क्या आज हमारे लेजेंडरी पेट्रियस के डेस्टिनी में मौत लिखा है। और वही ऑडियंस पर हमें लिंगा और सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो दोनों भी सामने के नजर को देख रही होती है और निंगथंग के ऊपर सॉरी फील कर रहा होता है। तभी लिंगा कह रहा होता है ये सैटरडे डेमोनिक सेट और बाकी अदर सेट बहुत ज्यादा कनिंग और बहुत ज्यादा क्रूएल है। और वही लिंगा के सामने रहे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो लिंगा को रोकते हुए कह रही होती है लापरवाही के साथ एक्ट मत करो, ये इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर के बीच में फाइट है, ये कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं है जो हम बहुत ही आसानी के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को दिखाता है जो ऑलरेडी निंगथंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद निंगथंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढे अब तू मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। फिर उसके बाद ही निंगथंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सिस्टम ग्रेट एम्परर स्ट्राइक को एक्टिवेट करो। और निंगथंग के ये कमांड को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपको ग्रेट एम्परर स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया गया है। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखाता है कि निंगथंग के साइड से खुद का एक धर्मा अपेयर होता है और निंगथंग के ये धर्मा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को दिखाता है वो टोटली शॉक में रहता है, शॉक होते कहते हैं कि क्या इमोर्टल एम्परर रिलम का पावर, ये बच्चा इमोर्टल एम्परर रिलम के कल्टिवेटर है, ये कैसे हो सकता है, नहीं 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 ये इम्पॉसिबल है। पर हमें निंगथंग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना दांत पीसते कह रहा होता है कि बुड्ढे आज यहाँ पे तू है जो आज मरना डिजर्व करता है। फिर उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जो अपने धर्मा हैंड के वहां से एल्डर सोल डिस्ट्रॉय के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जब धूल हटता है वही पे एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का कोई भी नाम और निशानी नहीं रहता है। और निंगथंग की कांड को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंगा को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है, उसका आंख बड़े हो गया होता है, शॉक होते कहते कि क्या एक इमोर्टल एम्परर के पावर हाउस धूल में बदल गया, वो भी एक ही स्ट्राइक में, अनबिलीवेबल। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथंग को दिखाता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, पर अचानक से उस साइड पे एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथंग क्या तुम सही हो? फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, निंगथंग तो क्लियरली स्पिरिचुअल रिलम का कल्टिवेटर है पर वो इमोर्टल एम्परर रिलम का ऑरा कैसे रिलीज कर सकता है। पर तभी अचानक से हमें निंगथंग को दिखाता है उसका पूरा शरीर दर्द होने लगता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है, वो जमीन पे गिरने लगता है। पर अचानक से वहीं पे एम्प्रेस लो आ जाती है और निंगथंग को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है, निंगथंग क्या तुम सही हो? क्या तुम्हें चोट लगा है? पर हमें निंगथंग को दिखाता है जो कुछ नहीं कह पा रहा होता है, वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे हार्टलेस वाइफ तो तुम अभी भी मुझे लेके प्यार करती हो। पर तभी इतना समय दिखा था कि उन दोनों के पीछे सभी एल्डर आ जाता है और निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा होता है कि पेट्रियस क्या सही है? पेट्रियस कैसा है? तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथंग को एल्डर के हाथों में देते हुए कह रही होती है, वो सही है, वो एग्जॉस्ट हो गया है, इसी कारण वो अनकॉन्शियस हो गया है। फिर उसके बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो पीछे मूर्ति है और वो चारों सिगरेट की तरह गुस्से नजर से देख रही होती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, नेक्स्ट अब समय आ चुकी है हम सभी के अकाउंट को सेटल करने की। पर हमें दिखाया था कि वो चारों सेल लीडर को जो वहां से दौड़ के जाने लगता है, वहीं पे सैटरडे वन सेट के लीडर कह रहा था कि जल्दी से ऐसे भागो, हमें ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रहना है। पर हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपने पास से वान निकल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ओ तो तुम सभी मेरी हाथों से भागना चाहते हो। फिर उसके बाद ही वो एक ही साथ वो चारों सेल लीडर को अटैक करते हुए कह रही होती है, क्या तुम सभी को सच में लगता है ये पॉसिबल है? और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि इम्प्रेस लो का वो अटैक वो चारों सेल लीडर के छाती को छींटते हुए बाहर चला जाता है। उनमें से तीनों सेल लीडर ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाता है। पर हमें सैटरडे वन सेट के लीडर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है पर वो मरा नहीं होता है। फिर वो कह रहा होता है, लो वो ये क्यों, क्या तुम पागल हो? उसके बाद वो एक स्पेल यूज करते हुए कह रहा होता है, ब्लड स्केप। उसके बाद ही वो उस जगह से गायब हो जाता है। सैटरडे वन सेट वहां से गायब होने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो साइड पे फास्ट एल्डर को कह रही होती है, ग्रेट एल्डर चारों सेट के इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर को मैंने टेक केयर कर लिया है, अब उस सभी सेट में जो भी ट्रैवल मेकर है उस सभी को आप टेक केयर कीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रिथोरियस अलायंस को दिखाता है और वहीं पे हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो शॉक होती है, कह रहा था कि क्या 4 मेजर से डिस्ट्रॉय हो गया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद
बाद एक बंदा कह रहा होता है डेमोनिक पाथ पे शैडो डेमन सेट सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट है। शैडो डेमन सेट का सेल लीडर 4 इमॉर्टल एम्पेरियल का कल्टीवेटर लेके हेवेली डेमन सेट पे फाइट करने के लिए गया था, पर अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ शैडो डेमन ही जिंदा भाग पाया है, पर वो अभी बहुत ही सीरियस इंजरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एम्प्रेस के गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इमॉर्टल एम्पेरियल का पावर समान किया था, उसके बाद ही वो एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को एक ही स्ट्राइक पे मार दिया। उस बंदे की ये बातों को सुनकर तो वो बुड्ढा कह रहा होता है लूप वीपिंग एक्सट्रीमली पावरफुल है और वो पीक इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर है, और कितने लोग हैं जो उसे प्रोवोक करने का कोशिश करेगा। और बात रही एम्प्रेस के गुड फॉर नथिंग हस्बैंड की, हो सकता है कि लूप वीपिंग उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई मैजिक वेपन दिया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने का तो वो बंदा कह रहा होता है पर अब तो इस समय हेवेली डेमन सेट और उस पेट्रियज का नाम पूरे हेवेली स्पीड डोमेन पे फैलने वाला है। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि इस पे कोई दिक्कत नहीं है, जब हेवेली प्लेस के लीडर वॉइड गॉड अपने सिलेक्शन से बाहर आएगा तब उस समय हमारे पास पीक इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर रहेगा। उस समय लूप वीपिंग को हराना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओ हाँ, हमारे सेट के जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को कह दो वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाए, और बाहर अगर हेवेली डेमन सेट के कोई भी डिसाइपल तो दिखता है तो बिना मर्सी के मार दे। ये बातों को सुनने का तो वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है सेट लीडर। सीन शिफ्ट होता है, मैं 3 दिनों के बाद हेवेली डेमन सेट के होली पूल को दिखाता है, और वही पूल के बीच में हमें एक पत्थर को दिखाता है, और उसी पत्थर के ऊपर हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो बेहोश लेटा रहता है। वो धीरे धीरे अपने होश पे आता है, अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने आंख को खोलता है, उसके पूरे शरीर पे दर्द हो रहा होता है। वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पूरे शरीर टूट रहा है। वैसे उस फाइट पे मुझे लगा कि मैं उस बूढ़े आदमी के साथ मैं अपने अंत करने जा रहा हूँ, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस पुल पे कोई आ जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है 3 दिन हो गया है, क्या तुम्हें अभी भी होश नहीं आया है। और ये आज को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाइफ वो यहाँ पे क्या कर रही है। और वही दूसरी तरफ अचानक से पुल पे आने वाली कोई और नहीं एम्प्रेस लो रहती है। वो एक जगह पे बैठ गई होती है, वो अपने कपड़े को उतार रही होती है, वो बहुत ज्यादा उदास रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है निंगत्यांग चाहे जितना भी समय लग जाए मैं तुम्हें जरूर जगा के रहूंगी। और एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने का तो मैं निंगत्यांग को दिखाता है जो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मेरे वाइफ की शब्द क्रूएल लगती है पर वो असल में बहुत ही ज्यादा नरम दिल की है। मेरे वाइफ बाहर से कोल्ड और अंदर से वार्म है, वैसे मुझे भी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। मैं मेरे वाइफ को यहाँ पे आने का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं उसे अचानक से सरप्राइज कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बिना कपड़ों के धीरे धीरे निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और एम्प्रेस लो के ये चेहरे को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो टोटली शॉक में रहता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये पहली बार है जब मैं मेरे वाइफ की बॉडी को क्लियरली देख पाया हूँ। वैसे मैं लास्ट टाइम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था तो मैंने क्लियरली उसकी बॉडी को नहीं देख पाया, पर तभी अचानक से हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगत्यांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग के छाती के ऊपर हाथ रखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है मेरी होली यंग फीचर्स होली वुल की हीलिंग ऑरा को एक्टिवेट करती है, इसके वजह से तुम रिकवर हो जाओगे, पर इस ट्रीटमेंट के लिए मुझे मेरे शरीर पे पूरे कपड़े को उतारने की जरूरत है, पर किस्मत से तुम अनकॉन्शियस हो। पर अचानक से हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जिसे कुछ महसूस होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, निंगत्यांग का दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है। फिर उसके बाद वो निंगत्यांग के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए निंगत्यांग की कंडीशन को चेक करने लगती है। वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है क्या ये हो सकता है कि निंगत्यांग का इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग का नोज ब्लीडिंग होने लगता है, और ये देखने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है क्या अनकॉन्शियस आदमी का नोज ब्लीडिंग होता है। पर तभी मैं निंगत्यांग को दिखाता है जो और प्रिटेंड नहीं कर पाता है, वो अपना आंख खोल देता है और उसके नाक से नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है। और निंगत्यांग को अचानक से उठता हुआ देखने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि क्या तुम ऑलरेडी जगे हुए थे। और भाई पे निंगत्यांग कह रहा होता है ओह गुड मॉर्निंग मेरे डियर वाइफ, वैसे कल तुम्हारी नींद कैसी थी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है अब तो तुम्हारे बिना कंफर्टेबली मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ये अदा को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, उसके नाक से और भी ज्यादा खून निकालने लगता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे डियर वाइफ तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। और वही निंगत्यांग के सामने हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बिना कपड़ों के खड़ी रहती है, और वो निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तुम बहुत अच्छी तरीके से बातें कर लेते हो, अब जब तुम उठ गए हो जल्दी से कपड़े पहन लो और मेरे साथ आओ। और एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने का तो निंगत्यांग को दिखाता है जो खुद ही को से कह रहा होता है वाह वो इतना ज्यादा सही है, वैसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी वाइफ के पास इस तरह के चार्मिंग साइड है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो अपने कपड़े को पहन लिया होता है, और वैसे हम ऑडियंस नहीं जानते कि इस कुछ मिनटों में उन दोनों ने क्या किया है। तभी अचानक से पीछे से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है डियर वाइफ अब हम कहाँ जाने वाले हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सामने हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी घुटने टेक के बैठ गया होता है, और वो सभी निंगत्यांग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन पेट्रियज आपके सक्सेसफुली रिकवरी के लिए। पेट्रियज ने फिर से हमारे सेट के मान मर्यादा और क्षमता को बढ़ाया है, जिसके कारण हम पेट्रियज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और इसी ग्रीटिंग के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आएगा एपिसोड पाने के लिए। और हाँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वहीं पे मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लेके, तो जरूर फॉलो करना ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि निंगथियांग ने एक इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था और उसी फाइट पे वो अपनी लिमिट से भी ज्यादा पावर को यूज कर लिया था, जिसके कारण वो एग्जॉस्टेड हो गया था। और कुछ दिनों के बाद निंगथियांग जब रिकवर होकर बाहर आता है तब हेविली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी निंगथियांग के सामने घुटने टेक देता है और वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि पेट्रियार्च का बहुत बहुत स्वागत है, आपके रिकवरी के लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। और सामने का ये नजारा को देखने का निंगथियांग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चलिए अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने आपके रिकवरी स्पीड के कारण पे जितने सारे डिसाइबल है उस सभी को शॉक कर दिया है, जिसके कारण आपका फेथ कल्टीवेशन लेवल इंप्रूव हुआ है। उसके साथ ही साथ आपका फेथ एनर्जी रिस्टोर हो गया है। जब आपका फेथ एनर्जी मैक्स पे पहुंच जाएगा तब आप इस एनर्जी को काउंटर अटैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं जो हेविली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे उस सभी के पास से फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसी के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, अपने +1 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, अपने +2 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर निंगथियांग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, आपका करंट फेथ एनर्जी 30 है। और सिस्टम के ये सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं फेथ एनर्जी को स्टोर करके काउंटर अटैक के तौर पे यूज कर सकता हूं। और तभी अचानक से हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो निंगथियांग के साइड पे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है तो पेट्रियार्च फाइनली जाग ही गए, हम सभी आपको लेके बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे। वैसे पेट्रियार्च बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वही निंगथियांग के पीछे एक दूसरा एल्डर कह रहा था कि हाँ मानना पड़ेगा, पेट्रियार्च के एक ही स्ट्राइक के कारण एक इमॉर्टल इम्पेरियल के पावरफुल कल्टीवेटर भी मर गया। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के सामने रहे एम्प्रेस लो को, जो अपने पास से बहुत सारे पावरफुल वेपन को निकाल लिया होता है। और ये सभी वेपन को देखने के बाद साइड पे रहे ग्रेट एल्डर कह रहा होता है एम्प्रेस ये वही इमॉर्टल वेपन है ना जो चारों सीड मास्टर के पास था। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो हर एक वेपन के बारे में डिटेल्स में बताने लगती है। वो एक एक करके कह रही होती है वाइन ड्रैगन स्पेयर एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है जो ड्रैगन लाइक पावर कैरी करके रखता है। सेकंड पे आता है ब्लैक टर्टलियर शील्ड एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, ये डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और थर्ड पे आता है रेड स्काई स्वॉर्ड जो एक मिडिल ग्रेड इमॉर्टल वेपन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। फिर उसके बाद हम एम्पेरस लो को देखते हैं जो 3 वेपन को निंगथियांग को दिखाते हुए कह रही होती है निंगथियांग तुमने इस समय हेविली डेमन सेट के मुसीबत के समय बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो तुम इन तीनों वेपन में से कोई एक चूज कर लो। और एम्प्रेस लो की बातों को सुनने का निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है मुझे तो ये तीनों वेपन चाहिए, पर अचानक से वो खुद को शांत करता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है नहीं अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ये तीनों वेपन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ये तीनों वेपन में से ये मिडिल ग्रेड इमॉर्टल वेपन रेड स्काई स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि निंगथियांग ने रेड स्काई स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर वो कह रहा होता है मैं इस रेड स्काई को चूज करता हूँ। फिर उसके बाद निंगथियांग उस वेपन को गॉड से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि वाओ ये वेपन के पास डीप ओड़ा है, मैं बिना सोच के कह सकता हूँ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन है। उसके बाद वो रेड स्काई स्वॉर्ड के साथ ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देता है। निंगथियांग स्पेल कास्ट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम तुम्हारे मास्टर को याद रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि निंगथियांग के हाथों पे जो रेड स्काई स्वॉर्ड रहता है वो ग्लो करने लगता है। और वही निंगथियांग के साइड पे रहे सभी ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है और अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा वो पेट्रियार्च का उड़ती है, उसके ब्लेजिंग फ्लेम का ओड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के उस स्वॉर्ड से एक गोल्डन फायर ड्रैगन का ओड़ा रिलीज होता है और वो आसमान पे जाकर रोआर करता है। और सामने का ये सब नजारा को देखने का वही जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, वह भी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। तभी एक बंदा कहता है कि वाओ क्या पावरफुल रिएक्शन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि किसने गेस किया था कि पेट्रियार्च के स्वॉर्ड इंटेंट इतना ज्यादा ग्रेट होगा। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर निंगथियांग के स्वॉर्ड से जो पावरफुल ओड़ा रिलीज हो रहा होता है वो गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद निंगथियांग थोड़ा शॉक होते कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये ओड़ा अचानक से इतना कमजोर कैसे हो गया। अब ये फील हो रहा है कि एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल वेपन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद निंगथियांग के साइड पे एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो कह रही होती है ये इस तरह के रेड स्काई स्वॉर्ड के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है, स्वॉर्ड के मास्टर के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके तो स्वॉर्ड के ग्रेड चेंज होता है। और ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि ओ तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि उस स्वॉर्ड के मास्टर का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उस वेपन का पावर भी बढ़ता जाएगा। एम्प्रेस लो कह रही होती कि हाँ तुम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे तुम्हारे साथ ही साथ वो वेपन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और तुम जितना ज्यादा कमजोर होते जाओगे वो वेपन भी तुम्हारे साथ साथ कमजोर होता जाएगा। और अगर एक साथ भी कहा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का हमें निंगथियांग को दिखा होता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है डियर वाइफ तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है मैं जब तक मेरे कल्टीवेशन को इंप्रूव करता रहूंगा तब तक यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ये रेड स्काई स्वॉर्ड पूरी तरीके से इमॉर्टल वेपन पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में जितने सारे इमॉर्टल वेपन है उस सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के सामने एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो निंगथियांग को कह रही होती है निंगथियांग मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा था कि हाँ पूछो क्या है। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है
मैं जानना चाहती हूँ उस दिन तुमने जो ग्रेट एम्पर स्ट्राइक यूज किया था वो कहाँ से आया। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गॉडली फिजिक्स के ऊपर रिले होकर एक एम्पर का शैडो समन करना ये पॉसिबल नहीं है। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद मैं निंगत्या को दिखा आता है जो चुप रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि इमोर्टल एम्परलम के कल्टिवेटर के बीच में भी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं। और वैसे भी ये हेवनली स्पिरिट डोमेन 3 हेवन और 9 रिलम का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर मैं मेरे वाइफ ब्लू वेकिंग को ट्रस्ट करके ये सिस्टम के बारे में बता देता हूँ तो अभी की सिचुएशन पे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। और अभी मेरे पास है सिस्टम के बारे में जितने कम लोग जानेंगे मेरे लिए उतना ज्यादा कम डेंजर है। फिर उसके बाद हम निंगत्या को देखते हैं जो धीमी साथ में एम्प्रेस लो को कह रहा होता है मैं तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहता, पर बात यह है कि पर अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्या के आधी बात को काटते हुए कह रही होती है चलो भूल जाओ, अगर तुम अभी इस समय कहना नहीं चाहते हो तो तुम्हें खुद के ऊपर फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ तुम्हारे पीछे जो ट्रेजर है जो तुम्हें मदद कर रहा है वो सभी के सामने एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा याद रखना है अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और है। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का तो निंगत्या को दिखा आता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे डियर वाइफ मेरे लिए तुम्हें चिंता करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, पर चिंता मत करो मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हें बताऊंगा, पर अभी मुझे फील हो रहा है कि ये कहने के लिए सही समय नहीं है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाती है। फिर वो एम्प्रेस को कह रही होती है कि मैं एम्प्रेस को रिपोर्ट करती हूँ सेंट ऑफ ईओची आपसे मिलना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है उसे मेन हॉल पे इंतजार करने के लिए कहूँ मैं अभी जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम मेन हॉल को देखते हैं और उसी जगह पे एम्प्रेस लो बैठी रहती है और उसी के सामने हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो एम्प्रेस लो को ग्रीट करते हुए कह रही होती है योर मेजेस्टी द एम्प्रेस वेस्ट के क्वीन मदर के ऑर्डर के कारण मैं आपके सेट के हेवेली मिरर को बोरो करना चाहती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है हेवेली मिरर हमारे हेवेली डिमॉन सेट का एक प्रीशियस ट्रेजर है तो सेंट ऑफ ईओची इसे बोरो क्यों करना चाहती है। और एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो थोड़ा पैनिक होते कह रही होती है एम्प्रेस मुझे माफ कर देना ये ईओची होलीलैंड के सीक्रेट से इन्वॉल्व है तो मैं आपको ये कह नहीं सकती हूँ। पर क्वीन मदर ने यह भी कही है कि अगर आपके सेट हमें मिरर यूज करने के लिए देती है तो हम आपको ईओची इमोर्टल एलिक्सा देंगे। एम्प्रेस लो कह रही होती है कि ईओची इमोर्टल एलिक्सा, वाओ ये तो अनएक्सपेक्टेड है। ईओची होलीलैंड हेवनली मिरर बोरो करने के लिए एलिक्सा देने के लिए राजी है। वैसे कहा जाता है कि ईओची के होलीलैंड पे एक यूनिक इमोर्टल दाल लोटस का जन्म होता है और सिर्फ एक फ्लावर को पूरी तरीके से खिलने में पूरा 10 साल लग जाता है और वो फ्लावर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा रहता है। और ये भी कहा जाता है अगर कोई पीक इमोर्टल एम्परलम का कल्टिवेटर इस फ्लावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कल्टिवेशन डेमीगॉड रिलम पे पहुंच जाएगा। और यही कारण है जिसके कारण इस फ्लावर को ईओची इमोर्टल एलिक्सा कहते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एम्प्रेस लो के सामने रहे सेंट ऑफ ईओची कह रही होती है तो एम्प्रेस क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस कंडीशन पे राजी है या नहीं। वैसे अगर आप इस एलिक्सा की मदद से अपने कल्टिवेशन पे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको रिथोरस एलाइस के खिलाफ जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एम्प्रेस लो कह रही होती है मैं तुम्हें हेवनली मिरर बोरो करने दे सकती हूँ पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन पे तुम्हें राजी होने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद मैं सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि वो क्या है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें दिखाते कि रात हो गया होता है। उसके बाद हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम के अंदर में निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बैठी रहती है। अचानक से निंगत्यांग कह रहा होता है तो तुम चाहती हो कि मैं हेवनली मिरर को ईओची होलीलैंड पे लेके जाऊं, फिर वो सभी हमें जो एलिक्सा देगा उस एलिक्सा की मदद से मैं मेरे कल्टिवेशन पे लार्ज ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। एम्प्रेस लो कह रही होती है कि चांस कितना तक गहरा है ये मैटर नहीं करता पर हमें ट्राई करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी जानती हूँ तुम तुम्हारे कल्टिवेशन पे इंप्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो तो इसीलिए मैं तुम्हें इस समय मदद करने के लिए इस चांस को खोना नहीं चाहती। ओ हाँ ईओची होलीलैंड पे एक स्कैर्ड प्लेस है, अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो तुम तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। वैसे जब एक बार मिरर का काम खत्म होने के बाद उस मिरर को तुम अपने हाथ पे ले लोगे तो इस स्कैर्ड प्लेस के बारे में वेस्ट के क्वीन मदर के सामने एक बार मेंशन करना तो वो तुम्हें वहां पे जाने के लिए परमिशन दे देगी। और वही एम्प्रेस लो के सामने रहे में निंगत्यांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो के हर एक बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है ओ हाँ अगर लू वेकिंग नहीं होती वो ओल्ड मैन सोल डिस्ट्रॉय कर तो दूर की बात मैं उससे पहले किसी और के हाथों पे मर जाता। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे फिजिक्स को इंप्रूव करूंगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई एडवांस टेक्निक को मैं यूज करता हूँ तो मैं एग्जॉस्टेड ना हो जाऊं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग एम्प्रेस लो को कह रहा होता है तुम्हारे ये कॉन्सिडरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे डियर वाइफ ये कहा जाता है कि ईओची होलीलैंड के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी ओमेन है तो क्या इससे तुम्हें डर नहीं है। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही होती कि नहीं अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें ये भी याद रखना है तुमने जो कुछ भी किया है उसे पे भी करना है। निंगत्यांग कह रहा होता है कि तो क्या तुम्हें डर नहीं लगती कि कोई और तुमसे तुम्हारी हस्बैंड को छीन लेगा। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो अपनी गहरी अदाओं के साथ निंगत्यांग को कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं। वैसे क्या तुम कंटिन्यू कल्टीवेट करने के लिए क्लिप पे जा रही हो या फिर तुम बेड पे आने वाले हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि नानी। उसके बाद ही वो तेजी के रफ्तार के साथ एम्प्रेस लो के सामने आ जाता है। फिर वो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर निंगत्यांग कह रहा था कि जरूर मैं तुम्हारे साथ बेड पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद ही हम निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को देखते हैं जो एक दूसरे के आंखों की तरफ गौर से देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ रहा होता है किस करने के लिए। और तभी अचानक से एम्प्रेस लो निंगत्यांग को रोक देती है। फिर वो
वो कह रही होती है नहीं। उसके बाद ही वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मेरे साथ वो सब चीज़ें करने के लिए तुम्हें अभी परमिशन नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का निंगथंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। तभी इम्प्रेस लो कह रही होती है पर तुम्हारे सीने पे सिर रख के मैं तुम्हारी बाहों में सो सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद में निंगथंग को दिखाता है जो इम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद अपने सीने में भर लेता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेवनली डेमोनिक प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे इम्प्रेस लू और निंगथंग आ गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे एल्डर मिलकर उन दोनों को घेर लिया होता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है कि पेट्रियार्च कार्ल क्लिप पे नहीं गया था, शायद कोई और जगह पे गया था कल्टीवेट करने के लिए। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि सच में पेट्रियार्च बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो हम सभी के पूरे जनरेशन का एक रोल मॉडल है। तभी हमें दूसरी तरफ निंगथंग को दिखा आता है जो उस सभी के बातों को सुनने के बाद वो इम्प्रेस लो को कह रहा होता है मैं कहीं पे भी चले जाऊँ ये मैटर नहीं करता, पर मुझे हमेशा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। फिर तभी हम इम्प्रेस लो को देखते हैं जो सामने देखते हैं ग्रेट एल्डर को कह रही होती है ग्रेट एल्डर हेवनली मिरर को बाहर निकलिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो अपने पास से एक स्टोरेज बैग को निकालता है और उसी बैग के अंदर से हमें दिखाता है कि हेवनली मिरर बाहर निकलता है। वो मिरर बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। तभी हम इम्प्रेस लो को देखते हैं जो हेवनली मिरर की तरफ इशारा करते हैं निंगथंग को कह रही होती है ये हमारी हेवनली डेमन सेट के एक ट्रेजर है हेवनली मिरर, इस मिरर के सामने कुछ भी छुप नहीं सकता है। उसके बाद हम इम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथंग के हाथ को पकड़ लिया होता है और वही निंगथंग के हाथों के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हारे प्लान के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से तुम इस मिरर को कंट्रोल कर सकती हो। ओ हाँ, इस हेवनली मिरर के पास एम्परर लेवल का पावर है तो कोई भी तुमसे इस ट्रेजर को छीन नहीं सकता है, तो चिंता मत करो। और इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद ही वो उस हेवनली मिरर को कंट्रोल करते हुए अपने पास रख लेता है। और निंगथंग की बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम सेंट ऑफ ईओची के साथ जा सकते हो। तभी अचानक से हम देखते कि उन दोनों के सामने रहे सेंट ऑफ ईओची को जो कह रही होती है हेवनली पिगवास। उसके बाद हम देखते कि सेंट ऑफ ईओची के सामने एक उड़ता हुआ घोड़ा आ जाता है और वो उड़ता हुआ घोड़ा वहीं पे आने के बाद ही सेंट ऑफ ईओची निंगथंग को कह रही होती है पेट्रियार्च निंगथंग प्लीज आप आइए। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथंग को दिखाता है जो सामने का नजारा को देखने का वो इमेजिन करते हुए मन में कह रहा होता है अगर मैं सेंट ऑफ ईओची के इस कॉलेज पे चढ़ जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं सेंट ऑफ ईओची के बहुत ज्यादा करीब चला जाऊँ, टच वगैरह भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो सेंट ऑफ ईओची को ना करते हुए कह रहा होता है सेंट ऑफ ईओची आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपके ये हेवनली कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता हूँ। और निंगथंग की बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है बहुत सारे यंग हीरो है जो मेरे साथ मिलके पेगवास पे राइड करना चाहता है, पर इस पेट्रियार्च निंगथंग ने मुझे रिफ्यूज कर दिया। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथंग के साइड पे रहे इम्प्रेस लो को जो किसी को सामान करते हुए कह रही होती है स्प्लिट फेदर स्पैरो। और वहीं पे अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है। निंगथंग अपना आंख बंद कर लिया होता है, जब वो अपने आंख खोल के देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पैरो रहता है। तभी इम्प्रेस लो स्पैरो की तरफ इशारा करते हुए निंगथंग को कह रही होती है ये एक स्प्लिट फेदर स्पैरो है और ये लेवल 6 मॉन्स्टर है और इसका कल्टीवेशन स्काई किंग रिलम पे है, तो यही तुम्हें ईओची पे लेके जाएगा। और इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का हमें निंगथंग को दिखाता है जो उस पैरों के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है ओ तो एक लेवल 6 मॉन्स्टर का पावर स्काई किंग रिलम के कल्टीवेटर के बराबर है। फिर उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जो उस पैरों के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो इम्प्रेस लो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है डेयर वाइफ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं वापस लौट आऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है अच्छा ठीक है, पर हाँ खुद का ख्याल रखना। फिर उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जो स्पैरो को कमांड देते हुए कह रहा होता है स्प्लिट फेदर स्पैरो चलो ईओची होली लैंड पे चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाता है कि उस स्पैरो को जो निंगथंग को पीठ पे चढ़ा के उड़ जाता है। तभी हम निंगथंग को देखते हैं जो सामने देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रहा होता है वाओ ये पहली बार है इस दुनिया में आके मैं मेरे सेट को छोड़ के कहीं पे जा रहा हूँ। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 हेवन और 9 रिलम है और हेवनली स्पिरिट डोमेन सेकंड हेवन पे लोकेटेड है। उसके साथ ही साथ ये हेवनली स्पिरिट डोमेन 2 पाथ पे डिवाइडेड है, एक है रितोरियास और एक डिमोनिक दाव पाथ। पर जो ईओची होली लैंड है वो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती है जिसके कारण ना ही डिमोनिक दाव पाथ और ना ही रितोरियास पाथ ईओची होली लैंड को परेशान करता है। वैसे अगर मेरे वाइफ की बातों के हिसाब से अगर ईओची होली लैंड पे सच पे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए कोई जगह है तो सच में मैं अकेला नहीं हूँ जो उस जगह पे जाना चाहता हूँ। तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगथंग के साइड पे सेंट ऑफ ईओची को जो निंगथंग को कह रही होती है पेट्रियार्च निंगथंग वेस्ट के ईओची होली लैंड पे पहुंचने के लिए हमें 1 दिन और 1 रात लग जाएगी। और सेंट ऑफ ईओची की ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा होता है सेंटेंस मुझे बताने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद निंगथंग मन में कह रहा होता है जब मेरे पास इतना समय बचा हुआ है तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कल्टीवेट करना चाहिए। उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जब ना कल्टीवेट शुरू कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ सेंट ऑफ ईओची को दिखा आती है। अचानक से उसे कुछ महसूस होती है, फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि इतनी ऊंची जगह पे इतना रिच ओड़ा कहां से आ रही है। जब वो अपने सामने रहे पर्दे को हटा के देखती है उसके सामने कोई और ने निंगथंग कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास से बहुत ही हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद सेंट ऑफ ईओची बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि निंगथंग क्या सच में उसका कल्टीवेशन स्पिरिचुअल रिलम पे है? अगर स्पिरिचुअल रिलम पे है तो इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आ रहा है? तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि अचानक से निंगथंग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है अपने सेंट ऑफ ईओची को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3000 जॉयफुल दाव
मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, फील फ्री, जितना शौक होना है शौक हो जाओ और मुझे रिवॉर्ड दे रहा हूँ, मैं अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू रखूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि लंबा समय गुजर गया है, डे से इवनिंग हो जाता है, इवनिंग से नाइट हो जाता है और हमें निंगत्यांग को दिखा जाता है जो अपना कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। और तभी अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने ब्रेक थ्रू किया है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने 3 स्टार स्पिरिचुअल पे ब्रेक थ्रू किया है। उसके बाद इस सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने 4 स्टार स्पिरिचुअल पे ब्रेक थ्रू किया है। और सिस्टम के ये दोनों नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखा आता है जब ना कल्टीवेट करना बंद कर देता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ कितने लंबे समय के बाद मैं एक ही टाइम पे 2 रील पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम योची होलीलैंड को देखते हैं, उसी जगह में कुछ लड़की को दिखाती है जो खड़ी रहती है और वही लड़की के सामने कुछ बंदे खड़ा रहता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, वेस्ट के क्वीन मदर के ऑर्डर के कारण मैं ही क्यों हमारे गेस्ट को रिसीव करने के लिए आई हूँ। ये बातों को सुनने के सामने रहे वो बंदा कह रहा होता है, मिस ये क्यों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के माथे के ऊपर बहुत जोर से हवा चलने लगता है और ये देखने के भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। सामने रहे वो बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, अचानक से इतना जोर से हवा क्यों चल रहा है। वो सभी जब ऊपर देखते हैं, ऊपर कोई और नहीं सेंट ऑफ योची और निंगत्यांग नीचे आ रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे उतर आता है। तभी हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रिया निंगत्यांग हम योची होलीलैंड पे पहुंच गए हैं। तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो सामने देखते हुए सेंट ऑफ योची को कह रहा होता है, सच में मानना पड़ेगा ये योची होलीलैंड बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे रहे एक लड़की को जो निंगत्यांग की तरफ इशारा करती है सेंट ऑफ योची को कह रही होती है, सेंटेंस वो आदमी कौन है। सेंट ऑफ योची कह रही होती है, ये हेवेली डेमन सेट के पेट्रिया निंगत्यांग है। और ये नाम को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां आती वो सभी निंगत्यांग को घेर लेती है। वो सभी एक साथ कह रही होती है कि वाह तो यही है फेमस लेजेंडरी पेट्रियार्च। एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि पेट्रियार्च इतना ज्यादा हैंडसम है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के साइड पे रहे सेंट ऑफ योची को जो धीमे शब्द में निंगत्यांग को कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि पेट्रियार्च के पास इस तरह के चार्म भी है। तभी निंगत्यांग कह रहा था कि जरूर। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, जरूर ये सब कुछ मेरे चार्म फिजिक्स की वजह से हो रहा है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के साइड पे रहे दूर एक बंदे को जो सामने रहे उस सभी की बातों को सुन रहा होता है, नजर को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, जेलस फील कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, ये क्यों अभी मेरी तरह स्पेशल नजरों से देख रही थी और कुछ ही सेकंड के अंदर वो मेरे सामने एक दूसरे यंग मैन को तारीफ कर रही है। अनएक्सपेक्टेडली वो पेट्रिया जो एम्प्रेस के वेडिंग पे सबसे ज्यादा नाम कमाया था उसका कल्टीवेशन सिर्फ स्पिरिचुअल रिलम पे है। और अगर मैं सही से गेस करूं तो एम्प्रेस को पता चल गई कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा कमजोर है और शायद यही कारण है जिस कारण वो अपने हस्बैंड को इस जगह पे भेज दिया है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी एम्बेरसमेंट होता है तो उसे अवॉइड कर सके। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो निंगत्यांग के सामने आते हुए कह रहा होता है, ये होलीसॉन हम्बली पेट्रियार्च को ग्रीट करता है। वैसे मैंने सुना था कि पेट्रियार्च के कुछ ही शब्द के कारण हेवेली वर्ल्ड होलीलैंड का जो प्रीवियस होलीसॉन था उसका दाव हाथ टूट गया था। तो क्या मैं पेट्रियार्च से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कुछ शब्द कहने के लिए। उसके बाद ही वो बंदा मन में कह रहा होता है, मैं मेरे होलीलैंड के प्रीवियस होलीसॉन की तरह कचरा नहीं हूँ, तो सिर्फ समय का फायदा उठाते ही मैं इस पेट्रियार्च को बदनाम कर दूंगा। और तभी हमें दिखा आता है कि उस बंदे के सामने रहे निंगत्यांग को जो कंफ्यूजन फेस में कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत सारे होलीसॉन था। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या आपको याद नहीं है। फिर वो मन में कह रहा होता है, सिर्फ तुम्हारे कारण हमारा होलीलैंड बदनाम हो गया और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है। ये तो सीधा हमारे फेस पे थप्पड़ मारने के जैसा हो गया। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ सेंट ऑफ योची को दिखा आती है जो पीछे मुड़ते निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रिया निंगत्यांग प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वेस्ट के क्वीन मदर से मिलने के लिए ले जाऊंगी। और सेंट ऑफ योची की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सेंटेंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ वेस्ट के क्वीन मदर किस तरह के पर्सन है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो निंगत्यांग को एक हॉल पे लेकर आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि पेट्रिया ये हमारी योची प्लेस है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहे थे कि ओ अच्छा। फिर जब वो सामने देखता है उसके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी रहती है, वो गाना गा रही होती है, कोई जायथर बजा रही होती है, कोई बैठी रहती है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद निंगत्यांग को दिखा आता है, वो भी शौक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली क्या रेयर सीन है। पर तभी अचानक सामने देखते कि उस जगह पे एक फॉक्स लेडी आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है, मैं जानना चाहती हूँ कि लेजेंडरी पेट्रियार्च मेरी योची प्लेस को लेकर क्या सोचता है। और उस औरत के वहीं पे प्रेजेंस हुई, वहीं पे जितने सारे लड़कियां थी वो सब ग्रीट करती हुई कह रही होती है, हम वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करते हैं। और उस लड़की को देखने के बाद सामने रहे निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, स्पेस और टाइम को ब्रेक करने के बाद इस जगह पे अपियर होना, इसका मतलब जरूर ये औरत इमोर्टल एम्परर का कल्टिवेटर है। फिर उसके बाद निंगत्यांग उस फॉक्स लेडी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करता हूँ। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि क्वीन मदर कोई ओल्ड लेडी होगी, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि क्वीन मदर इतना ज्यादा यंग है।
पर तभी अचानक से हमें दिखा आता कि निंगत्यांग के सामने रही क्वीन मदर को, जो अपने फेस से मास्क को उतारते हुए कह रही होती है, मैं पहले सोच रही थी कि एम्प्रेस पागल हो गई है। तभी हमें फाइनली क्वीन मदर को दिखा आती है। वाओ क्या ब्यूटीफुल है, क्या सिलेक्टिव नजरें हैं। फिर उसके बाद हमें क्वीन मदर को दिखा आती है, जो अपनी गहरी अदा के साथ निंगत्यांग को कह रही होती है, पर अब मुझे लग रही है एम्प्रेस की हस्बैंड अच्छा है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा आता है, जो क्वीन मदर के बेटे को देखने के बाद उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, वो ब्लास्टिंग करने लगता है। मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। होस्ट वेस्ट के क्वीन मदर के पास एक्सट्रीमली चार्मिंग फॉक्स फिजिक्स है, जो गॉडली फिजिक्स का एक नेचुरल एनिमी है, और अपने गॉडली फिजिक्स को यूज करके इस चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट कर सकते हैं। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा था कि क्या गॉडली फिजिक्स के वहां से इस चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट करना है। फिर उसके बाद अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है, अपना दांत पिसते मन ही मन में कह रहा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शांत रहना है। और वही दूसरी तरफ हमें क्वीन मदर को दिखा आती है, जो निंगत्यांग को अपने चार्म को रेसिस्ट करता हुआ देखने के बाद वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ तक कि केलेस्टियल रिलम का कल्टीवेटर भी मेरी एक्सट्रीम चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट नहीं कर सकता है, पर ये तो स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटर है, वो मेरी पावर को रेसिस्ट कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद ये अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर का ये एटीट्यूड क्या ये एक्सेप्टेबल है। और निंगत्यांग की ये सीरियसनेस को देखने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखा आती है, जो निंगत्यांग के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है, बेटी आज मैं ये मजाक कर रही थी, मैं केयरलेस थी, मुझे माफ कर देना। निंगत्यांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अब हम बिजनेस पे आते हैं, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि क्वीन मदर हेवेली मिरर को क्यों चाहती है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखा आती है, जो वहां से मुड़ के जाने लगती है। जाते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, बेटी आज प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्वीन मदर को देखते हैं, जो निंगत्यांग को एक जगह पे लेके आ गई होती है, और भाई उन दोनों के सामने हमें कुछ लड़की को दिखाती है, जो खड़ी रहती है। तभी एक लड़की कह रही होती है, आगे हमें क्या करना चाहिए, अब हम और डिले नहीं कर सकते, स्प्रिंग के अंदर जो चीज है उसे हम और कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे क्वीन मदर किसी को हेवेली मिरर बोरो करने के लिए भेजी है, अब हम नहीं जानते कि वो हेवेली मिरर कब होने वाला है। तभी अचानक से हमें क्वीन मदर को दिखा आती है, जो निंगत्यांग की तरह इशारा करती है, सामने जितने सारी लड़की आती है उस सभी को कह रही होती है, सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये हेवेली डेमन सेट का पेट्रियाज निंगत्यांग है, और पेट्रियाज ने यहाँ पे हेवेली मिरर लेके आया है। तभी क्वीन मदर के पीछे से निंगत्यांग कह रहा होता है, ये स्प्रिंग इतना ज्यादा डार्क और अनयूजुअल क्यों है। ये बातों को सुनने के बाद क्वीन मदर कह रही होती है, ओ ये पेट्रियाज, आपको यहाँ पे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डिसेबल जब कल्टीवेट कर रही थी तो गलती से वाटर सोर्स को दूषित कर दिया, और असल में बात यह कि हम ये खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आपके उस हेवेली मिरर को बोरो करने वाले हैं। और ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि क्या, यहाँ तक कि वेस्ट के क्वीन मदर भी ये डील नहीं कर पा रही है। क्वीन मदर कह रही होती है, वैसे मैं इमोर्टल एम्पर का एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ, पर इस तरह की चीजों को लेके मैं कुछ नहीं जानती। और क्वीन मदर की ये सब बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है, जो आगे जाते हुए मन में कह रहा होता है, ये वेस्ट की क्वीन मदर और यहाँ पे जितने सारे एल्डर है वो सभी मुझसे कुछ छुपा रही है। पर चाहे जो भी हो, दूसरे होलीलैंड का जो भी अफेयर है, इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। मेरा सिर्फ काम है टास्क को कंप्लीट करना और मेरे फेजेस को इंप्रूव करना, उसके साथ ही साथ ये इमोर्टल एलिक्सर को रिसीव करना। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, जो अपने पास से हेवेली मिरर को निकाल लिया होता है। फिर वो क्वीन मदर को कह रहा होता है, तो मुझे सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर ये हेवेली मिरर को यूज करना है ना। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ पर हेवेली मिरर तो एक इमोर्टल वेपन है, और पेट्रियस तो स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटेड है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हेवेली मिरर के पूरे पावर को यूज कर सकते हैं। क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद मैं निंगत्यांग को दिखाता है, जो स्प्रिंग के ऊपर जाते हुए क्वीन मदर को कह रहा होता है, अब मुझे और मेरे वाइफ को अंडरस्टिमेट कर रही है। जब मेरे वाइफ ने मेरे बॉडी पे फॉर्मेशन क्रेव किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं हेवेली मिरर को पूरी तरीके से यूज कर सकता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें क्वीन मदर को दिखाती है, जो सामने के नजरा को देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। फिर वो बाकी एल्डर को कह रही होती है, हेवेली डेमन सेट के पेट्रियाज सिर्फ स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटर है, पर फिर भी उसके पास स्पिरिचुअल सी है। और वही क्वीन मदर के पीछे हमें एक एल्डर को दिखाती है, जो कह रही होती है, सिर्फ उसके पास स्पिरिचुअल सी नहीं है, उसके साथ ही साथ 199 थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन भी है। सच में पेट्रियाज बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाते हैं, उसी के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने वेस्ट के क्वीन मदर और यूची के एल्डर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे पावरफुल फिजिक्स कार्ड मिलता है। और वहीं पे निंगत्यांग को दिखाता है, जो सिस्टम के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए अपने काम को कंटिन्यू रखता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, स्प्रिंग के अंदर से जो ब्लैक ओडा रिलीज हो रहा है, यही चीज वेस्ट के क्वीन मदर छुपाने की कोशिश कर रही है। वैसे क्या ये ब्लैक ओडा मुझे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, जो हेवेली मिरर का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और पावर बढ़ने के कारण हमें दिखाता है कि उस स्प्रिंग का जो ब्लैक ओडा रिलीज हो रहा था वो गायब हो जाता है, और वो स्प्रिंग का पानी भी क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, जो उस हेवेली मिरर को अपने पास रख लेता है, और अचानक से हमें निंगत्यांग को दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बाप रे, इतना ज्यादा पावर यूज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। और वही एग्जॉस्ट होने के कारण निंगत्यांग बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि
उसके साइड पे सेंट ऑफ योची आ जाती है और निंगत्यांग को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है पेट्रियट क्या आप सही है। फिर उसके बाद ही सेंट ऑफ योची निंगत्यांग को पकड़ने के बाद नीचे ले आती है और वही पीछे में क्वीन मदर को दिखा आती है जो सेंट ऑफ योची को कह रही होती है योजी पेट्रियट एग्जॉस्टेड हो गया है तो उसे रेस्ट करने के लिए एक रूम के अंदर लेके जाओ और पेट्रियट ने हमें हेल्प किया है वो थैंक यू करने के लिए मैं बाद में आऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर। सेंट ऑफ योची और निंगत्यांग वहां से जाने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखा आती है पीछे सभी एल्डर की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है मेरी ऑर्डर सभी को पास कर दो, मेरी परमिशन के बिना आज से कोई भी इमॉर्टल स्प्रिंग के अंदर एंटर ना करे। और ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे एल्डर थे वो सब एक साथ कह रही होती है अच्छा ठीक है क्वीन मदर। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि भाई जितने सारे एल्डर थे उसके साथ ही साथ क्वीन मदर उस जगह से चली जाती है और वो सभी वहां से जाने के बाद ही हमें दिखाता है कि स्प्रिंग के ऊपर एक मैजिक सर्कल बनने लगता है और वही मैजिक सर्कल के अंदर से एक डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टिवेट कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे वाइफ वो तीनों इमॉर्टल वेपन को देने के लिए राजी क्यों नहीं थी। उस हेवनली मिरर के पूरे पावर को एक्टिवेट करने के बाद ही मेरे सर के अंदर जितना सारा ऑरा था सब कुछ निचोड़ लिया, पर किस्मत से उस गॉड रिकॉर्ड के कारण मेरा रिकवरी बहुत जल्द हो जाता है। और अचानक समय दिखा आता है कि निंगत्यांग के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए सेंट ऑफ योची आ जाती है और निंगत्यांग को उठता हुआ देखने के बाद वो निंगत्यांग को चिंता करते हुए कह रही होती है पेट्रियट आपका ऑरा एग्जॉस्ट हो गया था ना, अगर आप अभी बिस्तर से उठ जाते तो मुझे डर है कि आपके लिए ये डेंजर है। पर अचानक समय निंगत्यांग को दिखाता है जब अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हुए कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया हूँ। और निंगत्यांग को पूरी तरीके से रिकवर होता हुआ देखने के बाद हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो निंगत्यांग को ध्यान से चेक करते हुए कह रही होती है इतनी जल्दी। फिर वो मन में कह रही होती है मैंने क्लियरली देखी थी कि रिसेंटली पेट्रियट का पूरा स्पिरिचुअल से एग्जॉस्ट हो गया था, पर इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है अपने सेंट ऑफ योची को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 300 ऑरा कल्टीवेशन मिलता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सेंट ऑफ योची के पीछे क्वीन मदर आ जाती है। फिर वो सेंट ऑफ योची को कह रही होती है योजी तुम एक आदमी को कैजुअली इस तरह की बातें नहीं कह सकती हो। और क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद सेंट ऑफ योची को दिखा आती है जो क्वीन मदर को गिट करती हुई कह रही होती है मैं वेस्ट के क्वीन मदर को गिट करती हूँ। पर हम क्वीन मदर को देखते हैं जो सेंट ऑफ योची को टोटली इग्नोर करते हुए सीधा निंगत्यांग के करीब आके निंगत्यांग के बाहों में लग जाती है। फिर वो निंगत्यांग के गालों में हाथ चलाते हुए कह रही होती है बॉय तुम्हारा फिजिक्स देखने में बढ़िया है, वैसे मेरी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या तुम कुछ दिनों के लिए योची होली लैंड पे रह सकते हो। अगर तुम कुछ दिनों के लिए इस जगह पे रहते हो तो मैं मेरी योची होली लैंड के जितने सारे एलिक्स है मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बताओ कैसा है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि वीडियो इतना ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा 2-3 चैनल है तो तीनों चैनल को मेंटेन करना यार इतना पॉसिबल नहीं है, डेली वीडियो अपलोड करना ये भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे ये सीरीज़ ना मतलब न्यू रिलीज़ हुआ है तो ज़्यादा चैप्टर पे रिलीज़ नहीं हुआ है और मैं 3 चैप्टर को लेके एक वीडियो बनाता हूँ। मैं बार बार हर एक वीडियो पे कहता हूँ कि मैं 3 चैप्टर लेके एक वीडियो बनाता हूँ तभी जाके एक 20, 24, 25 या 30 मिनट का वीडियो बनता है, ठीक है। और अगर मैं एक चैप्टर को लेकर वीडियो बनाऊंगा तो 10 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा और देख के भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले 3 चैप्टर जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता है तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ। और मतलब 3 हफ्ते में 1 हफ्ते में 1 चैप्टर रिलीज़ होता है और 3 हफ्ते में 3 चैप्टर और मुझे एक एपिसोड बनाने में 3 हफ्ता लग जाता है इसी कारण है, तो इसलिए लेट आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी कहना है कह दो मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो चलो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, बाय बाय।